हाय फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे एज ऑफ जॉनसन के बारे में। यानी कि एज ऑफ जॉनसन में ऐसा क्या खास था। सबसे पहले थोड़ा सा सैमुअल जॉनसन के बारे में बताना चाहूँगी। एक टीचर थे, इन्होंने एज ए टीचर भी काम किया है और एक वो इतिहासकार के रूप में भी काम करते थे। यानी कि इन्होंने लिटरेचर लिखी, इतिहासकारी, और काफ़ी अच्छा इन्होंने प्रदर्शन दिखाया। इनकी राइटिंग्स ने एक धमाकेदार क्रांति शुरू की, जिस टाइम में इन्होंने लिटरेचर में अपना हाथ डाला तो उसी टाइम को एज ऑफ जॉनसन कहा जाने लगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। 1745 से 1784 के टाइम को इंग्लिश लिटरेचर में एज ऑफ जॉनसन कहा जाता है। ये लंदन के इतिहास में बहुत ही इंपॉर्टेंट दौर रहा। उस वक्त जॉनसन ने जो भी लिटरेचर में लिखा और जो भी ओपिनियंस दिए, उन्हें लोगों ने बिल्कुल असली बताया। इससे पहले का जो युग था वो उसमें लोगों में कोई उत्साह नहीं था, कोई डिज़ायर देखने को नहीं मिलती थी। पर जब जॉनसन ने अपनी पोइट्री नोवेल लिखनी शुरू की तो लोगों के दिमाग में एक हलचल सी मच गई। इस एज की जो सबसे प्रमुख बात यह थी कि जो लोग अनसेटिस्फाइड, रूखे सूखे फॉर्मेलिटी वाले एज से परेशान थे, उस एज के लिए एज ऑफ जॉनसन एक रिएक्शन बनकर आया। लोग पहले से चल रहे एज ऑफ पॉप से बहुत ज़्यादा तंग आ चुके थे। एज ऑफ पॉप में काफ़ी बनावटीपन था। सिर्फ प्रीस्ट लोग ही अपनी बात को रेफरेंस देते थे। वो खुद को गॉड का मैसेंजर बताते थे। अब लोग कुछ नेचुरल चाहते थे। वो असली थॉट्स और लैंग्वेज को प्रेफरेंस देने लगे थे। अब लोगों ने खुद ही ब्रह्मांड के रहस्य को ढूंढना शुरू कर दिया, जैसे कि मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी के अनुभव इंसान खुद करने लगे। इस काल को फीलिंग्स का पुनर्जन्म भी कहा जाने लगा। बहुत समय से दबे हुए और इमोशंस को इस एज ने उखाड़ कर बाहर निकाला और व्यक्तियों के दबे हुए इमोशंस, फीलिंग्स एक धमाके के साथ बाहर निकले और इसका असर कई फील्ड्स पर दिखाई दिया। उनके काम, उनके रोज़गार, उनकी रोज़मर्रा की लाइफ, इन सब पर भी देखने को मिलने लगा। इससे पहले जो एज ऑफ पॉप था उसमें धर्म एक फॉर्मेलिटी बन गया था। धर्म उपयोगितावाद और अनस्पिरिचुअल सा हो गया था। पर एज ऑफ जॉनसन ने लोगों में स्पिरिचुअलिटी का भाव जगा दिया। चर्च में भी लोग स्पिरिचुअलिटी की बातें करने लगे। एज ऑफ पॉप में लोगों को उपदेश दिए जाते थे, फीलिंग्स के लिए कोई जगह नहीं थी। पर एज ऑफ जॉनसन में लोग डायरेक्टली नेचर से प्रार्थना करते थे। वो अपने गॉड के लिए खुद टाइम निकालते थे, जबकि एज ऑफ पॉप में वो प्रीस्ट के टाइम पर जाकर वहाँ उपदेश सुनते थे, फिर उनके अकॉर्डिंग ही प्रार्थना करते थे। इंसान को ह्यूमैनिटी नाम की चीज़ नहीं दिख रही थी एज ऑफ पॉप में। पर एज ऑफ जॉनसन में लोग एक दूसरे को सिंपैथी दिखाने लगे। जो खटास, ब्रिचुअलिटी लोगों के मन में एक दूसरे के प्रति चल रही थी, वो सब खत्म होने लगी थी। अकेले व्यक्ति को भी मैनहुड की उपलब्धि मिल गई थी। इससे पहले एज ऑफ पॉप में अकेले व्यक्ति का तो जैसे कोई अस्तित्व ही नहीं था। जन्म के नाम पर लोगों की क्वालिटीज़ को आंका जाता था। जैसे कोई चर्च के प्रीस्ट की औलाद है तो वो खुद ही बहुत अच्छा है और किसी लोअर पर्सन की औलाद को अच्छा नहीं माना जाता था। इन चीज़ों में लोगों के मन में धर्म के प्रति एक उदासीनता सी जग गई थी। समाज की सोच से लोगों के मन में धर्म के प्रति कटुता सी भी आ गई थी। अब लोग अपने आप को इन चीज़ों से मुक्त करना चाहते थे। उन्हें उस वक्त चल रहे धर्म की बुराई का पता चल गया था। लोगों में बैक टू नेचर की क्रांति जाग गई। 1789 की महान फ्रेंच रेवोल्यूशन भी इसी आउटबर्स्ट के कारण हुई थी, जिसने समाज में बहुत ही महान बदलाव किए। अमीर लोगों में भी बदलाव आए। ऐसा नहीं है कि अरिस्टोक्रेसी की अथॉरिटी खत्म हो गई थी, बल्कि इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस हो गई थी। मिडिल क्लास की भी इम्पोर्टेंस बढ़ गई थी। देश की धन समृद्धि में बहुत ज़्यादा उन्नति हुई। ह्यूमन माइंड भी पहले से ज़्यादा डेवलप हुए। उनकी पहले की धर्म को लेकर जो सोच थी वो बदलने लगी। जॉनसन एज में कई फील्ड्स में क्रिएटिविटी भी देखने को मिली। इस समय लिटरेचर ने लोगों के दिमाग पर बहुत गहरा असर डाला। लिटरेचर ने पुराने और नए आइडियाज़ के बीच के डिफरेंस को स्पष्ट किया। यानी कि एज ऑफ पॉप में लोग अपने आइडियाज़ नहीं दे पा रहे थे। यानी कि वो जो भी कुछ कहना चाहते थे, बार बार उनको धर्म के नाम पर दबा दिया जाता था। मिडिल क्लास लोग कुछ भी करने की कोशिश करते थे तो अमीर लोग उन्हें ये कहकर दबा देते थे कि नहीं, भगवान इस चीज़ को नहीं एक्सेप्ट करते, भगवान इस चीज़ को नहीं कहते। ये सब कहकर मतलब उनकी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा दबा दिया जा रहा था। पर एज ऑफ जॉनसन में ये न्यू आइडियाज़ उभर के आने लगे। नए आइडियाज़ बहुत तेज़ी से फैलने लगे। लिटरेचर ऑफ रीज़न और लिटरेचर ऑफ फीलिंग्स एंड इमोशंस के बीच में काफ़ी गैप सा बन गया। इस समय राइटिंग में दो तरह की क्रांति बहुत ही ज़्यादा फैल गई। लोगों ने सैमुअल जॉनसन को ही राइटिंग का चीफ मान लिया
उसके सिद्धांत, खुली सोच, आगे के एज के लिए क्लासिकल आइडियाज़ बने। रोमांटिसिज्म इस युग की दूसरी बड़ी खासियत बनी, यानी पोइट्री में लोगों ने रोमांटिसिज्म को आगे लाया, जो एज ऑफ पॉप में लोग जिस बात से डरते थे, लेकिन इसमें लोगों ने अपनी फीलिंग्स, अपनी भावनाओं, चाहे वो प्यार की फीलिंग्स थी, चाहे वो रोमांटिक फीलिंग थी, सब चीज़ को आगे लाए। लेखकों ने अपनी राइटिंग्स में नए सब्जेक्ट, न्यू आइडियाज़ और फ्रेश फीलिंग्स को रखा। इमोशंस ने राइटिंग में मजबूती पकड़ी और हर चीज़ का रीज़न दिया जाने लगा। इसी एज ने नोवेल की प्रसिद्धि को भी बढ़ाया। जॉनसन ने इंग्लिश प्रोज के ग्रोथ में काफ़ी योगदान दिया। इस युग में क्लासिकल स्कूल की प्रेस्टीज में फेलर को दर्शाया, यानी कि जो लोग सिर्फ यही दिखा रहे थे कि सिर्फ इस मतलब भगवान की चीज़ें पढ़ाई जा रही थी और वो भी सिर्फ अपने अकॉर्डिंग, तो वो सब चीज़ें ख़त्म हुई और लोगों में स्पिरिचुअलिटी का स्पिरिट और जोश बहुत ही तेज़ी से जाग गया। सो थैंक यू गाइस, ये था आपका एज ऑफ जॉनसन्स। और आपको ये चैनल मेरा इंग्लिश लिटरेचर के लिए है। आपको और भी कोई भी पोएम चाहिए हो या कोई भी नोवेल आपको इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड चाहिए हो तो कमेंट बिलो and like the video if you like it and share it. Thank you guys.